हमारा मन हमेशा यही सोचता रहता है कि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए एंड हमें अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस को भी ऐड करना चाहिए। और ये सेम तरीके की सलाह जो है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हमें प्रोवाइड करते ही हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेंटल डाइट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारी लाइफ में? जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। और आज हम बात करेंगे मेंटल डाइट के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस डाइट को फॉलो करते करते मेंटल डाइट को भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जब भी कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए तो हमारा फोकस जो होता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट पे हो जाता है। हमें लगता है हमें अपने डाइट में एक अच्छे लेवल का प्रोटीन, फाइबर एंड गुड कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना चाहिए। बट क्या हमने सोचा है कि अगर हम मेंटल डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेंटल डाइट में कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको अपने सेशन में एक मेंटल डाइट का 7 डे चैलेंज भी बताऊंगी। अगर आपने 7 डेज में ये चैलेंज को फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छा मेंटल डाइट देते हुए अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगी जो आपको मेंटल डाइट के दौरान कंज्यूम करने हैं। आखिर में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स जिसे फॉलो करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और 7 डेज के मेंटल डाइट चैलेंज के बाद आप एक सिग्निफिकेंट लेवल का डिफरेंस ज़रूर देखेंगे अपने आप में। तो चलिए बात करते हैं मेंटल डाइट के बारे में। जब हम एक अच्छे लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो एक बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हम उसके अंदर एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे लेवल तक कंसीडर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेंटल डाइट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है ओवर द बैलेंस डाइट एंड द एक्सरसाइज। मेंटल डाइट है क्या? मेंटल डाइट जो है वो एक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू थॉट्स एंड बिलीफ वी कंसिस्टेंटली फीड आवर माइंड्स। जैसे कि हम जब भी कभी प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हम अपने एक डाइट के पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ ही साथ अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जंक न्यूज़ को, जंक गॉसिप्स को या फिर कोई भी जंक आइटम्स को थॉट प्रोस्पेक्टिव से कंज्यूम करने लगते हैं तो हम एक तरीके से अपने बैलेंस माइंडसेट को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। जिस तरीके से एक अच्छे डाइट को फॉलो करते हुए आपको बताया जाता है कि आपको जंक फूड एंड द प्रोसेस फूड आइटम से दूर रहना है, वैसे ही अगर आप अच्छा मेंटल डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके की जंक न्यूज़ या फिर जंक थॉट प्रोसेस से या फिर आप ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हैं उससे आपको दूर रहना है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल डाइट को फॉलो करने के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ में एकदम हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव थिंकिंग। इंगेजिंग इन द कंस्ट्रक्टिव थॉट प्रमोट वेलबींग एंड द ग्रोथ। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट हो और आप हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले पॉजिटिव तरीके से उस चीज़ को सोचें। दूसरा है लर्न एंड द ग्रोथ। जी हाँ, थ्राइव फॉर नॉलेज ऑलवेज हेल्प इन द सेल्फ ग्रोथ। तो हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके माइंड में हमेशा कुछ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। The third one is creativity and the inspiration. Exposing ourselves to creative and inspiring content जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, पेंटिंग या कोई भी ऐसी हॉबी जिसको करने से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। द फोर्थ वन इज लिसनिंग टू पॉडकास्ट एंड द मोटिवेशनल वीडियोज़। जी हाँ, पॉडकास्ट जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक का हो उसे आप देख सकते हैं एंड आपको मोटिवेट रखने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर को भी फॉलो कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन। जी हाँ, प्रैक्टिस अफर्मेशन टू रेनफोर्स पॉजिटिव बिलीव अबाउट योर सेल्फ एंड योर एबिलिटीज। आपको रिपीट अफर्मेशन करना है जैसे कि आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव एंड द हैप्पीनेस। इस तरीके के पॉजिटिव अफर्मेशन करने से
आप एक तरीके का सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे अपने आप को, जो ओवरऑल बूस्ट करेगी आपके बिहेवियर एंड द ओवरऑल माइंडसेट को। नेक्स्ट वन इज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। जी हाँ, नेचर हैज़ अ calming effect on mind and promote mental clarity and the well-being। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड ओवरऑल वेलबींग का अनुभव होता है। सेवेंथ वन इज प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा एटीट्यूड रखना है ग्रैटिट्यूड का। ऐसा करने से आप अप्रिशिएट कर पाएंगे आपके लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उसको फॉलो करने के लिए आप ग्रैटिट्यूड की जर्नल भी बना सकते हैं, या फिर अपने एंटायर डे में कुछ टाइम ऐसा निकाल के आप रिकॉल कर सकते हैं जो भी आपके लाइफ में गुड थिंग्स है उसको। तो ये तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 7 न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है जो आपको कंज्यूम करना है ऑन द डेली बेसिस व्हेन फॉलोइंग द मेंटल डाइट। एक कहावत तो सुनी ही है कि the mind is like water. When it's turbulent, it's difficult to see. When it's calming, everything becomes clear. ये बहुत ही इजी वर्ड में बता दिया गया है कि जब भी हमारा मन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा होता है या बहुत ज़्यादा सोच में होता है तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है एंड जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कहीं लेवल तक कम हो जाती है या फिर डिप्लीट हो जाती है। अगर आपने आपके माइंड को काम एंड रिलैक्स रखा है तो आपका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी कोई भी सिचुएशन हो आप अपने लाइफ में प्रोडक्टिव चीज़ों पर फोकस कर पाए। अब मैं आपको ऐसी कुछ 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, जब भी कभी आप मेंटल डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इन 5 चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा तो कहा जाता है कि कोई भी पर्सन 21 डेज में अपनी हैबिट को बदल सकता है और इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपने लाइफ में। तो अगर इन 5 थिंग्स को अगर आपने अपने लाइफ में सेट कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा हेल्दी मेंटल हेल्थ के साथ अपनी लाइफ को जी पाएंगे। फर्स्ट वन इज मेक योर बाउंड्रीज। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने सराउंडिंग में लोगों को देखकर जैसा वो कर रहे हैं उसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर कोई पर्सन अलग तरीके का होता है, उनकी सोच अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, हैबिट अलग होती है एंड प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। तो आपको आपके बाउंड्रीज सेट करने हैं। क्या आपके लाइकिंग्स हैं, कोई भी चीज़ अगर आपके अगेंस्ट प्रिंसिपल है तो आपको वहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि आपको प्रेजेंट पे अपना लाइफ जो है वो फोकस करना है। जितना हो सके आपको आपकी पास्ट की चीज़ें या फ्यूचर में आने वाली चीज़ों पर ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। अगर आपने आपकी पास्ट में हुई चीज़ों को या फिर फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं कि हो सकती है, उसको आपको स्टॉप करना है। ऐसा करने से आपका जो मेंटल या जो आपका माइंड है वो ज़्यादा फोकस कर पाएगा प्रेजेंट पे, जिससे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे, जो इन टर्न आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ को फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल तक हेल्प कर सकता है। एक बहुत माना हुआ फ्रेज भी है, नो फ्रेंड एज लॉयल एज द बुक। जी हाँ, अब जब भी कोई बुक को पढ़ते हैं तो आप हर एक बुक को पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऐड करते हैं एंड कुछ ना कुछ चीज़ को लर्न करते ही हैं। मैंने कोई एक आर्टिकल में एक बार पढ़ा था कि जब भी कभी हम कोई बुक स्टोर पे जाते हैं या बुक स्टॉल पे जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे n नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल रहती हैं एंड कोई भी बुक खुद से कुछ नहीं बोलती है जब तक आप उसे एक्टिवेट ना करें, यानी कि जब तक आप उसे हाथ में लेकर उसके जो पेजेस हैं उसको टर्न ना करें। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि अगर आपने एक चीज़ को चूज़ किया है कि आपको उसे पढ़ना है तो और डेडिकेटेडली आप उस पर अपना टाइम दे रहे हैं तो डेफिनेटली एंड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे लर्निंग्स मिलेगी जो आपको लाइफ लॉन्ग डेफिनेटली हेल्प ही करेंगी। पेन इज गुड। जी हाँ,
पेन जो है वो कोई गलत चीज़ नहीं है, जिसमें हम बोल सकते हैं इमोशनल पेन। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत हैप्पी होते हैं तो हम बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हंसते हैं, तो वो जिस तरीके से अच्छा होता है क्योंकि हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे ही क्राइंग या फिर इमोशनल टाइप का पेन भी एक तरीके से अच्छा ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम इमोशनल पेन या फिर क्राइंग में एक तरीके के अपने फीलिंग्स को या जो भी हमको फील हो रहा है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। एज पर मी, पेन इज गुड, क्राइंग इज गुड। तो इससे आप आपके अंदर की जो टेंशन या फिर जो भी जिस तरीके का भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसे आप रिलीव कर सकते हैं। एंड जैसे कि हम कोई भी पर्सन वर्कआउट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी मसल होती है, जिस एरिया का हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल है वहाँ पे एक तरीके का पेन होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया की जो मसल है वो टोन हो रही होती है और मजबूत हो रही होती है। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी तरीके का कुछ इमोशनल पेन हो रहा है या फिर हम किसी भी तरीके के पेन है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि हम एक तरीके के स्ट्रेंथ को गेन ही कर रहे हैं एंड हम अपने लाइफ में रेडी हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाई लेवल के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। द लास्ट वन इज टॉक टू योरसेल्फ। जी हाँ, बहुत बार हमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम किसी का एडवाइस ले लें, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें या फिर हम किसी से बात करके अपने मन को हल्का कर लें। बट क्या आपने डीप लेवल पे ये सोचा है कि ये करना ठीक रहेगा? ऐसा होता है कि हम अपने आप को लेस इम्पॉर्टेंट कंसीडर करके जो बाहर के लोग हैं उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं, उनको मोर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी देते हैं। इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा फ्रेज है, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है वो कोई फिलोसोफर या फिर साइकोलॉजिस्ट की तरफ से नहीं आती है। हमारी जो रिलीजियस बुक है वो भी इसी तरीके के जो चीज़ें हैं उसको बताती हैं। अगर मैं आपको भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 7 के बारे में बताऊं, उसमें भी यही बताया गया है। होता है कि जो लोग एग्ज़ाम की टेंशन के बारे में नहीं सोचते हैं, जो जॉब के लिए या फिर प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेते हैं, उसकी अच्छी जॉब लग जाती है, या फिर जो लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, उनका अच्छा हो जाता है। और हम सोचते हैं कि ये पर्सन तो कुछ सोचता ही नहीं है, इसको तो कुछ अपने लाइफ का केयर ही नहीं है, फिर भी इसके साथ अच्छा हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैटेगरी के लोग हैं ये अपने काम यानी कि कर्म पर ध्यान लगाते हैं, रिजल्ट पर नहीं। ये लोग जो है ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो श्लोक 7 चैप्टर 3 में श्री कृष्ण भी बोलते हैं, अगर आप रिजल्ट से बिना अटैच हुए अपने सेंसेस को कंट्रोल करके अपने माइंडसेट को राइट डायरेक्शन देकर चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल एक्सेल। एंड मैं भी इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि जब आप चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देंगे और अपने अपने काम यानी कि अपने कर्म पर फोकस करेंगे तो आपके लाइफ की जो भी सारी हर्डल्स हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी और सारी चीज़ें जो है वो ठीक होने लग जाएगी। एंड बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जैसे कि डियर ज़िंदगी, 3 इडियट्स, ये सारी मूवीज़ जो है वो भी यही बताती है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है एंड अपने कामों पर फोकस करते रहना है, जिससे आपकी जो लाइफ की हर्डल्स है वो अपने आप ही चली जाएंगी। 3 इडियट में एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ऑल इज वेल, जो सिग्निफाई करता है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ होपफुल आउटलुक इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। इसलिए कहा जाता है कि कैसा भी सिचुएशन है हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए एंड प्रेजेंट पर ही फोकस करिए।
हो गई मेंटल हेल्थ के बारे में बात। मैंने आपको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब भी कभी आप मेंटल डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कौन से फूड आइटम्स को या किस तरीके के फूड को इनटेक करना चाहिए। जब भी हम मेंटल डाइट को फॉलो करते हैं तो हमारा ब्रेन एंड जो स्टमक है वो एक पैरेलल लाइन पे चलना चाहिए। इसके लिए यह एडवाइस किया जाता है कि जब भी कभी आप मेंटल डाइट को फॉलो कर रहे हैं या आप मेरा ये 7 डेज का मेंटल डाइट को शुरू करना चाहते हैं तो आपको आपका जो डे है वो स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छे हर्बल टी के साथ। ग्लास ऑफ वार्म वाटर कंज्यूम करिए जिससे आपको पूरा दिन एक एनर्जेटिक वेलबींग का फील होगा। आपका जो डाइट है वो रिच होना चाहिए विद डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे कि अच्छे लेवल का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, हेल्दी फैट जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, सीड्स एंड अच्छे लेवल का प्रोटीन आपको डेली लेवल पर कंज्यूम करना ही है। दूसरी चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको बैलेंस रखना है आपके बॉडी के शुगर लेवल को। इसको फॉलो करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो आपका ईटिंग पैटर्न है या फिर जो आपका मील का टाइम है वो थ्रू आउट द वीक सेम रहना चाहिए, जो हेल्प करेगा इन स्टेबलाइजिंग द मूड एंड इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल इन द बॉडी। आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, जंक फूड आइटम्स और द शुगरी फूड्स, क्योंकि ये एकदम से जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्पाइक करता है, जो फर्दर अफेक्ट कर सकता है आपके मूड स्विंग्स को एंड क्रिएट कर सकता है एंजाइटी एंड द स्ट्रेस। फिर तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रोबायोटिक फूड। जी हाँ, प्रोबायोटिक फूड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे गट में एक तरीके के गुड बैक्टीरियाज को बनने में मदद करते हैं। ये जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन एंड द डोपामिन, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं गुड फील वाला, जो फर्दर इन्हांस करता है हमारे मूड को एंड कामिंग इफेक्ट देता है हमारे माइंड को। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि आपको प्रोबायोटिक अपने डेली लाइफ में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। उसके एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कर्ड, कैफिर। कैफिर का एक मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसके साथ आप सोकराउत का भी यूज़ कर सकते हैं एंड कोम्बुचा टी भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैंने कोम्बुचा टी का जो रेसिपी है उसका भी एक वीडियो बनाया है एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 टेक्निक्स। इन 3 टेक्निक में से आपको एटलीस्ट एक टेक्निक तो अपनी लाइफ में डेफिनेटली सीखना ही चाहिए। द फर्स्ट वन इज रेकी। अगर मैं खुद अपने बारे में बताऊं तो मैं भी रेकी हीलर हूँ। आई हैव लर्न द रेकी एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स विच रेकी हैज़ गिवन मी। रेकी है क्या? रेकी में आप एक तरीके की यूनिवर्स की वाइटल फोर्स को इनवाइट करते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं रिसिपिएंट में। यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर होता है वो वर्क करता है एज अ कैरियर, और वो यूनिवर्स की जो भी वाइटल फोर्सेस या फिर वाइटल एनर्जी है उसको लेकर रिसिपिएंट के बॉडी में डालता है, जिससे रिसिपिएंट को एक वेलबींग का फीलिंग आता है। उनका जो किसी तरीके का पेन होता है उसमें हीलिंग होती है एंड बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको भी बूस्ट करता है रेकी। रेकी से बहुत सारे लोगों ने बहुत लेवल तक की राहत पाई है। रेकी के सेशन को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे एक लेवल का रिलैक्स माइंड, स्ट्रेस एंड एंजाइटी में बहुत तक की राहत पा पाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पेन या एक से भी आपको राहत मिलेगी। एक अच्छी स्लीप को आप ले पाएंगे और आपका जो बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है उसमें भी आप एक लेवल का बूस्ट डेफिनेटली देखेंगे ही। दूसरा है तिब्बतियन सिंगिंग बाउल। जी हाँ, ये एक तरीके का हिमालयन बाउल होता है एंड इसमें जब डिफरेंट टाइप ऑफ बेल बजती है तो आपको एक कामनेस एंड रिलैक्सेशन जो है वो फील होती है माइंड में।
एंड जो तिब्बतियन सिंगिंग बाउल है यह आपको हेल्प करता है इन कॉन्सेंट्रेटिंग, जो हर तरीके से आपके ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने में मदद करता है। तिब्बतियन सिंगिंग बॉल जो है वो किस तरीके से काम करता है? तिब्बतियन सिंगिंग बॉल जो है वो एक तरीके की एनर्जी क्रिएट करता है जो हमारे डीप इनसाइड जाकर जो बॉडी में बनने वाला स्ट्रेस या फिर एंजाइटी है उसको रिलीव करता है, एंड उसके बाद जो एनर्जी फ्लो होता है वो बहुत स्मूथ होता है थ्रू आउट द बॉडी, जिससे आप एक ओवरऑल वेलबींग को फेस करते हैं। द थर्ड वन इज एक्यूप्रेशर। जी हाँ, एक्यूप्रेशर एक तरीके का टेक्निक है जिसमें आप बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पॉइंट को प्रेस करके पर्टिकुलर एरिया पर टारगेट करके उस पर्टिकुलर एरिया का जो पेन है उसे रिलीव कर सकते हैं। ये ओवरऑल तरीके से आपके माइंड में बनने वाले स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिलीव करता है, फीलिंग ऑफ कामनेस भी प्रोवाइड करता ही है। टेक्निक्स या फिर आप थेरेपी भी बोल सकते हैं, इनमें से एटलीस्ट एक थेरेपी तो आपको अपने लाइफ में डेफिनेटली सीखना ही चाहिए जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। अगर आप मेंटल डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आप आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अगर आप इसमें आपको 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर लेना है, उसमें आपको 1 टीस्पून ऑफ हनी डालना है, एंड अगर आप स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं और अपने माइंड को काम एंड कूलिंग इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको उसमें 1/4 टीस्पून ऑफ अश्वगंधा को ऐड करना है, क्योंकि अश्वगंधा जो है वो एक तरीके का एडेप्टोजेनिक हर्ब है जो आपके बॉडी में एक तरीके का पॉजिटिव फीलिंग लाने में हेल्प करेगा। अगर आप अपने बॉडी में किसी तरीके का पेन या फिर इन्फ्लेमेशन को फेस कर रहे हैं तो आप अश्वगंधा को रिप्लेस कर सकते हैं विद 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक से। साथ ही साथ आप उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं लेमन के, जो विटामिन सी का डोज ऐड करेगा, जो फर्दर एलिवेट करेगा आपके मूड को एंड ओवरऑल वेलबींग को प्रोवाइड करेगा। तो ये जो मेडिसिनल ड्रिंक है ये बहुत आसानी से रेडी हो सकता है एंड आपको ये डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए। इसको ऐड करके आप आपके मेंटल डाइट को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो आज मैंने अपने सेशन में आपको बताया कि किस तरीके से मेंटल डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओवर द बैलेंस डाइट एंड द एक्सरसाइज, एंड कौन से इम्पॉर्टेंट मेंटल न्यूट्रिएंट हैं जिस पे आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही चाहिए। साथ ही में मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं या फूड कैटेगरीज हैं जिसको आपको डेली लाइफ में कंज्यूम करना है, स्पेसिफिकली जब आप मेंटल डाइट को फॉलो कर रहे हैं। आखिरी में मैंने आपको एक ऐसा मेडिसिनल ड्रिंक बताया है जिसको आपको कंज्यूम करना है जब भी कभी आप मेंटल डाइट को स्टार्ट कर रहे हैं तब। अगर आपको मेरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।